Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 मई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है काली टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बना सकता है हमारे पूरे देश के लिए, साथ ही साथ में या फिर हमारे देश के किसी हिस्से के लिए। लेकिन ऑप्शन ए कि वो जो कानून बनाया जाएगा ना पार्लियामेंट के थ्रू, उसके लिए सभी स्टेट्स का कंसेंट लेना होगा, सभी स्टेट्स का अप्रूवल लेना होगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि ये जो कानून बनाया जा सकता है इसके लिए जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है कि जो मेजर स्टेट्स हैं, जो मेन स्टेट्स हैं, उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है। या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि बिना किसी स्टेट के कंसेंट के, बिना किसी स्टेट के अप्रूवल के पार्लियामेंट ये काम कर सकता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों थंबनेल पर एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी चर्चा हम आज से कुछ महीने पहले या आप कह सकते हो पिछले साल नवंबर में भी की थी। ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, वो केसेस हैं हनी ट्रैप के। ये हनी ट्रैप क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। देखो जासूसी के लिए ना काफ़ी सारे लोगों को, बहुत सारी जो यहाँ पर लड़कियां हैं वो फंसा लेती हैं, है ना। तो उसी को यहाँ पर हनी ट्रैप बोला जाता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, आगे की जो पूरी डिटेलिंग्स है वो सब प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर बोला जा रहा है कि डीआरडीओ के, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बार आपने डीआरडीओ के बारे में सुना होगा, बहुत सारे मिसाइल्स बनाने का काम, यानी कि जो भी हमारे डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को बनाने का काम है वो डीआरडीओ कर रहा होता है। तो डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्हें पुणे में अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पर हनी ट्रैप का शिकार बने और उन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जासूसी की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसी की वजह से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो चर्चा में हैं। आपने अग्नि मिसाइल के बारे में सुना होगा, मिशन शक्ति के बारे में सुना होगा। ये जो मिसाइल्स हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स, इसमें भी यहाँ पर इन्हीं का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इन सीनियर साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा रोल निभाया है अपना, लेकिन ये हनी ट्रैप के शिकार हो गए और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगे। इसीलिए जो एटीएस है, एटीएस मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पर स्क्वाड बनाया गया, उसके अगेंस्ट में जो स्क्वाड बनाया गया है, इन्होंने यहाँ पर इस सीनियर साइंटिस्ट को अभी अरेस्ट किया है। ये पिक्चर में आपको वो सीनियर साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि ऐसे मुद्दे पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं। एक बार यहाँ पर एक सोल्जर ट्रैप हुआ, ऐसे और भी केसेस निकल कर आए और कई सालों से यहाँ पर ये जो केसेस हैं निकल कर आते जा रहे हैं हनी ट्रैप के, जहाँ पे पाकिस्तान की साइड से कई सारी लड़कियाँ हैं जो कि यहाँ पर इंडिया के साइंटिस्ट और यहाँ पर इस पद के लोगों को फंसा लेती हैं और इन्फॉर्मेशन निकालने की यहाँ पर कोशिश करती हैं। और जो ये लोग इंडिया से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, वो जो उनका जो पूरा बॉडी है उसका नाम है पीआईओ मतलब पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, इसी के वो एजेंट होते हैं। और इसी के एजेंट यहाँ पर ये कोशिश करते हैं इंडिया के साथ में कांटेक्ट बनाया जाए, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स हैं, उनके साथ में ये इस प्रकार के जो रिलेशन है वो बनाने के बाद में क्या किया जाए, उनसे इन्फॉर्मेशन को निकाला जाए। बोला यह जा रहा है कि जो ये साइंटिस्ट आपको दिखेंगे जिनको अरेस्ट किया गया है, ये कहीं ना कहीं इसी पीआईओ के एक एजेंट के साथ में टच में थे, सोशल मीडिया के साथ में, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, सभी यहाँ पर इनके कांटेक्ट यहाँ पे उस एजेंट के साथ में हुए हुए हैं।
मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इनके पास में है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इन्होंने प्ले भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के सीक्रेट्स यहाँ पे निकाल कर देना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली जो हमारा एनिमी नेशन है, जो खासकर दुश्मन देश है, उसको यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो हमारे निकाल कर दे रहे हो। अब इसके बारे में पता कैसे चला? देखो, अब ये कांटेक्ट में रहा करते होंगे, अब डीआरडीओ में और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो किसी ने यहाँ पर इनके ऊपर शक किया होगा कि यार ऐसा कुछ लग रहा है, तो एक दूसरे डीआरडीओ ऑफिशियल ने क्या किया, कंप्लेंट फाइल कर दी एटीएस के पास में, वही एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पास में, कि मुझे ऐसा शक लग रहा है। अब एटीएस ने यहाँ पर पूरी छापा मारी, सही से यहाँ पर देखा, इन्वेस्टिगेट किया, तो सही में यहाँ पर ये मामला था। पता चलता है पिछले एक साल में, मतलब पिछले एक साल से पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंट के साथ में यहाँ पर ये कनेक्ट है ना, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं। अच्छा, तो फिर नाम क्या है इनका? इनका नाम है प्रदीप कुरुलकर, ये जो इनका पूरा नाम देखने को मिलेगा। और जब इनको अरेस्ट किया गया है ना अभी थोड़े दिनों पहले, तो ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के पद पे थे, और वो भी एक बहुत बड़ी पोस्ट, जो डीआरडीओ के अंदर में सिस्टम इंजीनियरिंग लैबोरेटरी है, उसके डायरेक्टर के पद पर यहाँ पर बैठे हुए थे, बट अभी अरेस्ट कर लिए गए हैं। रीज़न क्या है? हनी ट्रैप। क्लियर हो गया? ये आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से लगातार ढेर सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में पब्लिश किया था। और बात मैं आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर में भी ऐसा ही एक केस निकल कर आया था, और उससे पहले भी कई सारे ऐसे और केसेस निकल कर आ चुके हैं। पिछले साल नवंबर की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके जो कार ड्राइवर होते हैं, उस कार ड्राइवर का लिंक इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिला था। वो भी पाकिस्तान के साथ में था, क्योंकि उनको भी, कार ड्राइवर को भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है कि हाँ मंत्रालय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसका भी लिंक ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला था। वो सब केसेस कौन से होते हैं? हनी ट्रैप के होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हनी ट्रैप क्या होता है, तो देखो, हनी ट्रैप का मतलब होता है कि किसी से अपने टारगेट से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाना। और इस प्रकार के रिलेशनशिप को बनाया जाता है किसके लिए? जासूसी करने के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर कह सकते हो हनी ट्रैप एक्सटॉर्शन के लिए भी किया जाता है, यानी कि पैसा वसूली के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से हनी ट्रैपिंग की जाती है। ठीक है, ये मैंने केस आपको जो भी ड्राइवर वाला बताया था ना, ये 18 नवंबर का केस था, आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इसको डिटेल से पब्लिश किया हुआ था। अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है, क्या हनी ट्रैप को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है? देखो, कानून आपको देखने को मिल जाता है। भारत में हनी ट्रैप के जो मामले हैं, इन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, और दर्ज यहाँ पर कैसे कैसे की जाती है तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास में इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी का जो सेक्शन 120 क्लॉज बी है, ये क्या बात करता है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए की जाने वाली जो साजिश है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक षड्यंत्र रचना, इसके लिए यहाँ पर धारा लगाई जाती है, ये वाली आईपीसी सेक्शन 120 क्लॉज बी। और इसमें सज़ा क्या है? अगर कोई ऐसी हरकत करता है, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी रचता है, तो उसको सज़ा में फांसी या उम्र कैद भी हो सकती है, या फिर कह सकते हो 2 साल की जेल भी हो सकती है। इसी प्रकार से अगर दूसरा सेक्शन देखोगे तो आईपीसी का सेक्शन 395 भी इसको लेकर बात करता है। डकैती या फिर इस तरह के, यानी कि डकैती से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, उसके लिए आईपीसी सेक्शन 395 लगाया जाता है। इसमें जो लोगों को सज़ा दी जाती है वो 1 से 10 साल तक यहाँ पर जेल दी जाती है, साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ फ़ाइन वगैरह भी उनके ऊपर मारा जाता है। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से आईपीसी का सेक्शन 506 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपराधिक धमकी है, आपराधिक धमकी यानी किसी को धमकी देना, इस प्रकार के जो मामले हैं वो आईपीसी के ज़रिए मतलब कह सकते हो कि आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इस आईपीसी की सेक्शन की जो ये खासकर धारा है, ये लगाई जाती है, और इसमें सज़ा क्या है? 2 साल तक यहाँ पर जेल हो सकती है, प्लस यहाँ पर फ़ाइन भी, या फिर जेल और फाइन दोनों यहाँ पर किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। फिर उसी तरह आईपीसी का सेक्शन 387 भी आपको देखने को मिलेगा। यह है एक्सटॉर्शन के लिए, यानी वसूली के लिए। वसूली के लिए यहाँ पर किसी व्यक्ति की उसको जान से मारने की यहाँ पर धमकी देना, है ना। तो इस प्रकार से जो भी जुड़े मामले होते हैं, उसके तहत यहाँ पर कह सकते हो इस धारा से यहाँ पर उसके ऊपर केस दर्ज होता है, और इसमें जो सज़ा है वो लगभग 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। फिर एक और है आईपीसी का सेक्शन 420। तो सेक्शन 420 जो है ना, ये छल करना या किसी के साथ में बेईमानी करना, या फिर किसी के साथ में बेईमानी से उसकी जो संपत्ति है उसको लेने की कोशिश करना, इस प्रकार के मामले में आप कह सकते हो ये वाली धारा लगाई जाती है, आईपीसी सेक्शन 420। इसमें सज़ा लगभग 7 साल की जेल है, और जुर्माना भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हनी ट्रैप के मामले भी कहीं ना कहीं इन्हीं में फंस जाते हैं। ऐसी हरकतें जो देखने को मिलती हैं, तो इसमें ये आईपीसी के सेक्शंस लगाए जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि हनी ट्रैप होता क्या है। अभी मैं आपको कुछ ना
मतलब कि अभी इंडियन एक्सप्रेस का जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें और भी पहले के जो केसेस है वो बताए गए। जैसे कि फरवरी 2023 में एक हनी ट्रैप का केस निकल कर आया। पिछले साल सितंबर 2021, नवंबर 2019, फरवरी 2021, फिर पिछले साल यहाँ पर अगेन कह सकते हो कि नवंबर 2022। इस प्रकार से ढेरों केस निकल कर आ रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, इवन 23 भी आ चुका है। अभी भी जो ये हनी ट्रैपिंग है वो लगातार होती जा रही है। और बहुत सारे केसेस में ना आपको डीआरडीओ के साइंटिस्ट ही देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं इस हनी ट्रैप के अंदर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है हनी ट्रैप क्या है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता सकोगे। आगे आते हैं ना, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको ये वाला आर्टिकल थोड़ा काम का देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, इन सीसीटीवी कैमरे को अपने इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ हैं फटाफट वहाँ पर इंस्टॉल करो। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मतलब जो आपका सीबीआई का ऑफिस होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिस होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस होता है, जहाँ पे सारी तहकीकात की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किसी पर्सन को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आपको वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल बोल रहा हूँ, साल 2020 में दिसंबर में ही ये जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुका था कि ये सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल करने हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी तक काफ़ी सारे राज्यों ने लागू नहीं किया है। तो उसी को लेकर बोला गया है कि आपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के अंदर में इवन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आपको सीसीटीवी कैमरेज लगाने होंगे, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और जो नहीं लगाएगा तो ध्यान रखना, हम केवल 3 महीने का समय दे रहे हैं, 3 महीने बाद फिर आप कोर्ट में नजर आओगे। ठीक है, तो ये 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि 18 जुलाई तक ये जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, इवन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर प्रिजनर है, जो भी कैदी जिसको बुलाया गया है और जिससे पूछताछ की जा रही है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और खासकर जो ह्यूमन राइट्स एक मानव के जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की जा सके, देखा जा सके एग्जैक्टली जेल में या फिर इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ में हो क्या रहा है, कैसे पूछताछ हो रही है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या बोला गया है कि देखो कुछ आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसको लागू कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बचे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको लागू नहीं किया है। तो फटाफट आने वाले 3 महीने में उनको भी ये जो ऑर्डर है वो लागू करना होगा। यूनियन टेरिटरीज़ में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, उसका लद्दाख हो गया, तो ये दोनों आपको यूनियन टेरिटरी देखने को मिल जाएंगी। और स्टेट्स की बात करेंगे तो मिजोरम और गोवा, यहाँ पर ये 2 राज्य हो गए। इन्होंने यहाँ पर इन सभी ऑर्डर्स को पूरा कर लिया है और कहीं ना कहीं सीसीटीवी को इंस्टॉल कर दिया है। बट अभी बाकी सारे राज्य वगैरह बचे हुए हैं जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन बाकी है, तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन करना थोड़ा ज़रूरी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से ये ऑर्डर आ चुका है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बट क्या इतने इन्फॉर्मेशन से काम हो जाएगा? नहीं, देखो इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानना होगा जो कि डायरेक्टली आप मेंस में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा रेलिवेंट है सीसीटीवी कैमरास को लेकर। तो समझते हैं चलो यहाँ पर। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये जो मामला है ना, इसकी शुरुआत 2015 से हो जाती है। 2015 में एक केस होता है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीसीटीवी है ये हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्टॉल हो जानी चाहिए, ताकि हम चेक कर सके कि जो प्रिजन है, जो कैदी है, उसको रखा हुआ है, उसके जो अधिकार हैं उसके साथ कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, उसके अधिकारों का कोई हनन तो नहीं हो रहा है। फिर 2015 के बाद में 2018 में आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इनसे बोला कि आप एक पूरी बॉडी बनाओ, सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी बनाओ, जो कि क्या करेगी, ये पूरा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का जो ये प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, इसको लागू करने का काम करेगी। या फिर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसकी वीडियोग्राफी वगैरह की जाएगी, ताकि हमारे पास में सारी डिटेल्स हो कि किस प्रकार से क्या क्या काम चल रहा है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ज़्यादातर राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जहां पर पुलिस स्टेशन में कोई सीसीटीवीज़ नहीं है, तो उनको फटाफट यहां पर सीसीटीवी लगाकर कह सकते हो ये जो ऑर्डर है इसको पूरा किया जाए। अब कुछ लेटेस्ट डायरेक्शंस भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन्होंने बोला है कि देखो जो सीसीटीवी है ये पुलिस स्टेशन के साथ साथ जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है NIA, ED, CBI, यहाँ पर भी ये जो कैमरेज़ हैं ये लग जाने चाहिए, ताकि हम लोग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती रहे। और जो कैमरे लगाए जाएंगे उन कैमरे के जो फीचर्स है वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। फीचर्स ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा हो, है ना, और रात में भी वो कैमरा अच्छी तरीके से काम कर रहा हो, नाइट विजन वाला कैमरा हो, उसके अंदर ऑडियो अच्छी आती हो, है ना। ऐसा होता है काफ़ी सारे कैमरे होते हैं केवल वीडियो कैप्चर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ऐसा कैमरा होना चाहिए जो कि ऑडियो को भी कैप्चर करे, वीडियो फुटेज क्लियर हो, प्लस
वो वीडियो फुटेज वहाँ पर स्टोर रहे 1 साल का, उसमें मैक्सिमम पीरियड पॉसिबल हो कि 1 साल तक वो सारे के सारे जो डेटा है कैमरे ने जो भी रिकॉर्ड किया है वो सब हम रख सकें। एटलीस्ट 1 ईयर तक डेटा यहाँ पर उसमें स्टोर होना चाहिए। तो ये एडवांस फीचर के कैमरे यहाँ पर लगाना है, ये भी बात की गई है। उसके बाद बोला है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे वो हर एक पुलिस स्टेशन में लगेंगे, प्लस पुलिस स्टेशन की एंट्री, एग्जिट पॉइंट, मेन गेट, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन सभी जगह पर लगाया जाएगा और कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। अब देखो यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है कि देखो जो एक पर्सन है, जो एक कैदी है, उसके राइट्स को यहाँ पर मेंटेन करना, उसके जो हक हैं, ह्यूमन राइट्स है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना। इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता भी है कि देखो हमारे पास में ना एक फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट जैसा आप संविधान देखोगे तो आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट हैं, और उसमें जो आर्टिकल नंबर 21 है ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। हर एक व्यक्ति के पास में जीने का अधिकार है ना, उसकी पर्सनल लिबर्टी है ना, उसकी स्वतंत्रता को लेकर यहाँ पर अधिकार मिल जाता है हमारे संविधान के तहत। तो आर्टिकल 21 बोलता है, क्या बोलता है कि जो कोई भी व्यक्ति है ना, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा करने का काम करता है आर्टिकल 21, तो उसी का यहाँ पर यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, ध्यान रखना, 1993 का केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो आर्टिकल 21 था ना, इसके अंदर कुछ और राइट्स के बारे में बताया कि इसमें कुछ और हक भी हैं। ये केवल राइट टू लाइफ के बारे में बात नहीं करेगा, इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी, जैसे राइट टू गो अब्रॉड, आपको बाहर जाने का हक मिलेगा, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, है ना, जो कस्टडी में कह सकते हो कि एक इंसान से जो पूछताछ की जाती है, जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी हो जाती है यहाँ पर उस कैदी की, और उसकी वजह से यहाँ पर उसकी डेथ भी हो जाती है, कस्टडी में डेथ हो जाती है एक पर्सन की। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हक है लोगों को यहाँ पर कह सकते हो कि अपने आप की सुरक्षा करने का। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, डॉक्टर्स असिस्टेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट, राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। तो इस प्रकार के राइट्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 21 को हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड करके देखेंगे तो ये कुछ और राइट्स भी यहाँ पर इसके अंदर में कवर किए जाएंगे। तो पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई थी। कौन से केस में? ये था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कई सारी चीज़ों में आपसे पूछा गया है पहले भी, तो ये केस के बारे में ज़रूर से ध्यान रखना है। अच्छा, सवाल यह है कि आखिरकार इतना जोर दिया जा रहा है कि बार बार, मतलब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस ऑर्डर को रिपीट कर रहा है कि फटाफट कैमरे लगाओ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि कस्टडी में वायलेंस होना। एक पर्सन को जब कस्टडी में लिया जाता है, पूरी पूछताछ चल रही है, तहकीकात हो रही है, तो उस दौरान यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हो मारपीट वगैरह भी की जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, और वो टॉर्चर कभी कभी इस हद लेवल पर हो जाता है कि उस इंसान की जान चली जाती है। तो ये जो वायलेंस है कस्टडी में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा आया है जो कि बोलता है 2001 से लेकर 2018 के बीच में, इन 18 सालों में केवल 26 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको यहाँ पर मुजरिम साबित किया गया है कस्टडियल वायलेंस के केस में। जबकि कस्टडियल वायलेंस की वजह से इंडिया में इन 18 सालों में लगभग 1800 के आसपास डेथ हुई है, यानी 1800 के आसपास लोग की जान गई है इस कस्टडियल वायलेंस में, यानी कि पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया उस इंसान को कि उसकी इंसान की जो जान है वो ख़त्म हो गई है। फिर बोला जा रहा है कि 2018 में लगभग 70 डेथ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं, है ना, जो कि पुलिस वालों के एजॉल्ट की वजह से, फिजिकल वायलेंस की वजह से हुई हैं। उसके बाद में कस्टोडियल डेथ के अलावा यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एक इंसान के पास में जो अधिकार हैं उसके अधिकार पूरी तरह से छिन जाते हैं जेल के अंदर में। ऐसे केसेस भी नज़र आते हैं, बट किसी को बाहर पता चलता नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने देखा 2000 से ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस भी निकल कर आए हैं 2000 से लेकर 2018 के बीच में। और ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में लगभग 344 यानी 344 जो पुलिस वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं मुजरिम साबित किया गया है इन केसेस के अंदर में। तो इसी वजह से जो सीसीटीवी लगाना है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टेलीविज़न सिस्टम होगा जो कि सारा का सारा मॉनिटर करने का काम करेगा, देखेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है। इसका मेन काम होगा पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, और सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरीके से मॉनिटर करना। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अच्छे से मिल चुकी है। आप मेंस में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें लिख सकते हो, या प्रीलिम्स में आपसे कोई केस के बारे में पूछा जाता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उस केस के बारे में भी आप बता सकते हो। आगे आते हैं।
ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको खासकर आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। अब क्या बात की जा रही है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक मैटर चल रहा है लंबे समय से, पिछले 19 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर पिटीशन डाला गया है। वो पिटीशन क्या है, देखो बहुत सारे दलित, बहुत सारे दलित ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया। वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो गए। और कुछ दलित ऐसे हैं जो कि सिख में भी कन्वर्ट हुए हैं, ध्यान रखना, और बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट हुए हैं। क्लियर हो गया। अब बोला ये जा रहा है कि जो दलित सिखिज़्म और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको शेड्यूल कास्ट वाला जो दर्जा है वो मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट वाले स्टेटस में इनको कवर किया गया है। लेकिन जो दलित कह सकते हो कि मुस्लिम में और साथ ही साथ में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर में कन्वर्ट हो गए, उनको यहाँ पर कोई भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिला हुआ है। एससी कास्ट के अंदर में उनको नहीं कवर किया गया है। तो पिटीशन डाले गए लगातार इस साइड से, और पिटीशन में बोला जा रहा है कि बहुत सारे दलित जो मुस्लिम बन चुके हैं और क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनको भी यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि है तो वो दलित ही ना, उनका बैकग्राउंड देखोगे तो, और वो अभी भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। इस वजह से इनको भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग यहाँ पे लंबे समय से उठ रही है। ये आपने हेडिंग भी देखा होगा, शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स। अब ये जो मामला है इसके लिए पूरा का पूरा एक कमीशन बैठाया गया है, जिसका नाम है इंक्वायरी कमीशन। तो जो इंक्वायरी कमीशन है, इसमें हमारे पुराने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है KG बालाकृष्णन साहब। अब ये जो KG बालाकृष्णन है, ये यहाँ पर इस कमीशन को हेड कर रहे हैं, और इनके पास में ये मुद्दा गया है, और ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे मामले को हम निपटा देंगे और बताएंगे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मांग तो बहुत उठ रही है कि जो दलित मुस्लिम और क्रिश्चियन बन चुके हैं उनको शेड्यूल कास्ट में भी कवर किया जाए, लेकिन सारी की जितनी भी मांगें उठी थी वो सारी की सारी मांगें ख़त्म कर दी गई। उस मांगों को ख़त्म करने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी जो इंक्वायरी कमीशन है वो बैठ चुका है। इंक्वायरी कमीशन ने बोला है कि कुछ समय चाहिए, लगभग वैसे इनको 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। ये बोलते हैं कि मुझे 1 साल में ही मिल जाए वही बहुत है, मैं 1 साल में सारा काम कर दूंगा। 1 साल में जो भी यहाँ पर मामला है, जो टास्क है, उसको फिनिश करके मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ, और फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए, वाकई में देना चाहिए ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस या नहीं। तो इस टॉपिक को आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा डिटेल से लेकर चलेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको मोटा मोटी बात बता दी है जो कि यहाँ पर न्यूज़ में है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन पर दिखता है वो पूरी जान है न्यूज़पेपर एनालिसिस की, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, और डायरेक्टली क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार का जो भी पोजीशन है वो मांगा है कि भैया पिटीशन आ रही है बहुत लंबे समय से, बताओ क्या करना है ना। वो पिटीशन किस चीज़ को लेकर वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब पिटीशन किस चीज़ को लेकर थी, पिटीशन थी इस चीज़ को लेकर कि जो दलित क्रिश्चियन है और दलित मुस्लिम्स हैं, है ना, जो दलित क्रिश्चियन या मुस्लिम बन चुके हैं, बोला गया है कि देखो इनको भी कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट में कवर किया जाए, है ना, क्योंकि ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। इस प्रकार की जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। बट पिटीशन को यहाँ पर कई बार कह सकते हो कि इसी तरीके से बोला गया कि देखो ये सही नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला है आगे दे दिया है, वैसे देखेंगे कि इंक्वायरी कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार इंडिया में शेड्यूल कास्ट में हम किसको रख सकते हैं। अब इसको अगर जानना है तो उसके लिए पहले पूरा कानून पढ़ना होगा। देखो हुआ यहाँ पर यह था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 को बनाया गया, ठीक है। तो 1950 का ये पूरा शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस नियम में बोला गया है कि ये जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है केवल यहाँ पर हिंदूज को रिकग्निशन देने के लिए, क्योंकि हिंदू रिलीजन में आपने कहीं ना कहीं सोशल डिसेबिलिटी या अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस देखी है, ठीक है। तो वो जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है ना, उसको यहाँ पे रोकने के लिए, ये उसको यहाँ पर कम करने के लिए कह सकते हो कि जो लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा देना स्टार्ट किया गया, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा है उसको यहाँ पर थोड़ा सा रोका जा सके। इसको लेकर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 को लेकर आया गया था। ये जो ऑर्डर है इसको बाद में अमेंड किया गया, ठीक है, यानी कि 1950 में लेकर आए, उसके 6 साल बाद यानी कि 1956 में 1956 में इसके अंदर एक बदलाव कर दिया गया। बदलाव क्या था, इसमें यहाँ पर बोला गया कि अभी केवल हिंदूज़ को कवर किया जा रहा है। अभी क्या करेंगे हम, ऐसे दलित जो सिखिज़्म में
और साथ ही साथ में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे दलित जो सिख में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिख बन चुके हैं, या फिर कह सकते हो बुद्धिज़्म का जो रिलीजन उन्होंने यहाँ पर वो अपनाया है, तो उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे, उनको भी शेड्यूल कास्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो 1956 में एक बदलाव हुआ था जहाँ पे हमने सिखिज़्म वालों को कवर किया। फिर 1990 में यहाँ पर दूसरा बदलाव हुआ था जहाँ पे दलित्स जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया गया। अब इन दोनों ही जो ये बदलाव हुए थे ना, इन दोनों ही बदलाव को सभी रिपोर्ट्स ने सपोर्ट किया। इवन काका कालेलकर कमीशन ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था 1955 में। बट होता यहाँ पर यह है कि कुछ टाइम बाद लगभग साल 2019 में देखो मांग ये भी उठ रही थी लंबे समय से कि आपने सिखिज़्म और बुद्धिज़्म में जो कन्वर्ट हुए दलित उनको कवर कर दिया, तो क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हो चुके हैं यानी कुछ ऐसे दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, उनको यहाँ पर बेसिकली इस जो शेड्यूल कास्ट इसके अंदर कवर क्यों नहीं किया। तो हमारी सरकार ने 2019 में इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने बोला कि देखो ऐसा हो भी नहीं सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, पहले हम इसको समझते हैं कि आखिरकार दलित क्रिश्चियंस को यहाँ से बाहर क्यों रखा गया। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है ना, इन्होंने सरकार को चेतावनी पहले दे दी थी कि जो ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है ये उन कम्युनिटीज़ के लिए है जहाँ पर सोशल डिसेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं जो खासकर यहाँ पर हिंदू या सिख कम्युनिटीज़ में देखने को मिली हैं। इस प्रकार का थोड़ा भेदभाव हिंदू या सिख कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो उनके लिए बेसिकली ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है शेड्यूल कास्ट स्टेटस का वो यहाँ पर लेकर आया गया था। और साथ ही साथ में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक और बात बोली है, ये बोला है कि अगर हम यहाँ पे जो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस हैं इनको शेड्यूल कास्ट में कवर करने लगेंगे या शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देने लगेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो है ना काफ़ी बेइज्जती होगी। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को गलत समझा जाएगा कि इंडिया कहीं ना कहीं अपना जो कास्ट सिस्टम है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया, इस पूरे पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जो ये मांग उठाई जा रही थी इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया कि हम ये जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो कहीं ना कहीं इन दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को नहीं दे सकते। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। सवाल यह है, क्या पहली बार सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुद्दे बार बार उठते नजर आए। फॉर एग्जाम्पल 1996, ये अभी का साल नहीं, 1996 की बात कर रहे हैं। 1996 में सरकार बिल लेकर आई थी हमारे संविधान के अंदर में कुछ चेंजेस करने के लिए, है ना, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर मतलब कुछ बदलाव करने के लिए लेकर आई थी बिल। बट क्या हुआ, वो पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर कई बार कोशिश की गई दलित क्रिश्चियंस को यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की, बट वो चीज़ें हमेशा नाकाम रहीं, है ना। इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया था, बट प्रेसिडेंट ने यहाँ पर उसको अप्रूवल नहीं दिया। फिर उसके बाद में साल 2000 की बात है, अटल बिहार वाजपेयी जी की जो सरकार थी ना, इन्होंने भी यहाँ पर अपना ओपिनियन जो है वो थोड़ा बहुत मांगा था, मतलब जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको ओपिनियन मांगा था, बट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया इस प्रोपोजिशन के अगेंस्ट में कि आप दलित क्रिश्चियन को इस प्रकार का शेड्यूल कास्ट का जो टैग है वो नहीं दे सकते। तो कई बार अटैम्प्ट किया गया, बट यहाँ पर ये जो अटैम्प्ट है सारे के सारे फेल हो गए, आप ऐसा कह सकते हो। तो बट अब यहाँ पर क्या है, एक मामला चल रहा है, इंक्वायरी कमीशन बैठी है। इंक्वायरी कमीशन आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी कमीशन किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपने पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से यहाँ पर ये लिंकेड है। फिर बोला जा रहा है कि देखो इस कमीशन के जो यहाँ पर हेड हैं के.जी. बालाकृष्णन, ये बोलते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले हम रिपोर्ट आपको दे देंगे सारी रिसर्चेस करके। तो पूरा सारा डेटा जो है हमारे पास में 1 साल के अंदर आने वाला है। तो ये आने वाले 1 साल में टॉपिक लगातार न्यूज़ में बना रहेगा। आगे आते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्या बात की जा रही है, IRDAI के बारे में। इस बॉडी की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने क्या किया है, अभी कुछ नॉर्म्स, कुछ रेगुलेशंस को यहाँ पर सेट किया है किनके लिए, जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं उनके लिए। तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो अगेन ये काम की बातें नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ किसके लिए कानून बनाया, किसके लिए कुछ रूल्स लाए गए नहीं बनाए गए, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। बट एक बॉडी चर्चा में थी, IRDAI है, और पहले भी चर्चा में रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इस बॉडी के नाम में आ रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका मेन काम किस चीज़ से लेकर होगा, इंश्योरेंस को लेकर होगा, जिसको हम बीमा बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो उन कंपनीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है IRDAI। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स बताता हूँ। जो ये बॉडी है इसकी फुल फॉर्म हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये एक ऑटोनोमस और स्टैचुरी बॉडी है। ऑटोनोमस मतलब काफ़ी सारे डिसीजंस ये खुद से लेती है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। उस कानून का नाम है IRDA एक्ट 1999।
क्लियर हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसका मेन काम है भारत के अंदर में जो पूरा का पूरा बीमा क्षेत्र है ना, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि जो लोग अपना बीमा करवाते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, है ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, तो उनका जो हक है उसकी सुरक्षा करना, रेगुलेट करना, प्लस इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो भारत के अंदर में उसको यहाँ पे आगे ग्रो करना, उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। ये भी मेन काम आपको IRDAI का देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और हेड ऑफिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैदराबाद में इसका मेन हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि इस IRDAI के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं। तो कह सकते हो थोड़ा 10 मेंबर की ये पूरी बॉडी होती है। कितने मेंबर की? 10 मेंबर की। 10 लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और 10 मेंबर में से एक तो होता है चेयरमैन, 5 होते हैं यहाँ पर फुल टाइम मेंबर, और बचे कितने तो वो हो गए 4। जो 4 बाकी बचे हुए मेंबर हैं वो होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, और उन पार्ट टाइम मेंबर्स को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली सरकार अपॉइंट करती है। ठीक है, आगे आते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पर एक को छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो, यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है। तो इसरो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने वाला है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जिनको दिलचस्पी है स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में, वो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो इसरो है इन्होंने यहाँ पर एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, और इसको नाम दिया गया है स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसका मेन मकसद होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट और जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोवाइड करवाना, इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना रिगार्डिंग इस जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको लेकर। ठीक है, तो ऑनलाइन यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है। जितने भी लोग हैं वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा? एक जिज्ञासा पोर्टल है, यानी वेबसाइट है, आप टाइप करोगे जिज्ञासा पोर्टल, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 20 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर करेगा। स्पेस साइंस के बारे में सिखाया जाएगा, स्पेस साइंस के अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स, उसके बाद में सन और अर्थ का जो इंटरेक्शन है उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारा काम स्टार्ट प्रोग्राम के थ्रू होने वाला है। स्टार्ट प्रोग्राम बेसिकली इसरो का एक एफर्ट है कह सकते हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रोफेशनल बनाया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। इसमें इसरो के साथ साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी होने वाले हैं, कुछ रिसर्चर्स भी होने वाले हैं जो कि यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को चलाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। इसमें कुछ खास बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली स्टार्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखना कि स्टार्ट क्या है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो किसने किया है? वो किया है इसरो ने। ठीक है, और या फिर पूछा जा सकता है स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया गया, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना ये जो स्टार्ट प्रोग्राम रिलेटेड है ये स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज एडिटोरियल ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का एडिटोरियल का। जैसे हम आज 3 इश्यूज़ तो मेजरली डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक वाटर सेंसस को लेकर भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये एडिटोरियल बात करता है डी-डॉलराइजेशन के बारे में। ये आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला भी था मैं आपके साथ में, बट आज न्यूज़ में आ ही चुका है तो हम कवर करेंगे अच्छे से। एक आर्टिकल ये भी है, इसमें कुछ चीज़ें सीख सकते हैं हम लोग। RK बेस साहब ने लिखा है कि आर्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल होते हैं। इन्होंने बताया कि जो IEDs हैं, यानी कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, उसको हमें कैसे टैकल करना चाहिए, जिससे हम लोग कह सकते हो कि जो रिसेंट एक काफ़ी बुरी घटना देखने को मिली है ना, ऐसी घटनाओं को आगे हम रोक सकते हैं। तो वो भी हम लोग समझेंगे। बट इन दोनों एडिटोरियल के अलावा भी हमारे पास में एक एडिटोरियल है जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बिजनेस लाइन का, जहाँ पे बात की गई है डिजिटली अनप्रिपेयर्ड वर्कफोर्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में स्किल नहीं है, ठीक है, या फिर कह सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम आगे क्या कर सकते हैं, सरकार ने क्या किया है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, असरार आलम ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। चलो समझते हैं क्या है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जो आज का मेंस का क्वेश्चन आपका होने वाला है ना, वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना। पहली चीज़, राइटर ने इस आर्टिकल को क्यों लिखा है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो, दुनिया भर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो उस प्रकार से लोगों को ना स्किल्स की आवश्यकता भी है। अगर समझ लो ज़माना आगे बढ़ता रह गया
और हम लोग कुछ नया नहीं सीखते रह गए तो ज़माने के साथ में कैसे चल पाएंगे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, लगातार नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, तो वहाँ पे लोगों की अगर स्किल्स नहीं बढ़ पा रही हैं, लोग अगर वो टेक्नोलॉजी चलाना सीख नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। और वही इंडिया में हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, बट लोगों की स्किल्स नहीं चेंज हो रही हैं, लोगों के पास में स्किल्स बहुत ज़्यादा कम है। इवन यहाँ पर जो डिजिटल नॉलेज है लोगों के पास में वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आप इस डिजिटल नॉलेज को लोगों के पास में बढ़ाना, लोगों की स्किल्स को इंक्रीज़ करना, ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक ज़रूरत है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। इवन यहाँ पर जो नेशनल सैंपल सर्वे है, लेबर फोर्स सर्वे है, इन सब ने यहाँ पर बोला है कि देखो, एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है लोगों का जो इनको कोई भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो उनको यहाँ पर आगे लेकर आना, उनको एक अच्छी स्किल प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय होने वाला है वहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब करके एक रिपोर्ट आती है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, पहली चीज़ ध्यान रखना, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 2025 तक बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुई हैं। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लगातार एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां जनरेट होने वाली हैं 2025 तक। लेकिन जब तक लोगों को खुद टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो नौकरियां नहीं पा पाएंगे, आप ऐसा कह सकते हो। तो डिजिटल लिटरेसी लोगों को देना बहुत ज़रूरी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है आज के समय में। हमारी सरकार के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या करें, डिजिटल अपस्किलिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, यानी लोगों को डिजिटल नॉलेज के बारे में यहाँ पर समझाएं, ताकि जो एक बहुत बड़ा गैप आज के समय में क्रिएट हुआ है, काफ़ी सारे लोग इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हैं, उनको इसके करीब लेकर आया जा सके। क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जॉब क्रिएशन को लेकर एक जो रिसर्च है वो पब्लिश की है कि जिस जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली आने वाले समय में, उस प्रकार से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो जनरेट होंगी। तो एक तरफ एक बहुत बड़ा चंक होगा वो जॉब ले रहा होगा, दूसरी तरफ काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, वो जॉब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो राइटर बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अंदाज़ा बताया है, अंदाज़ा ये बताया कि साल 2025 तक आप कह सकते हो लगभग 85 मिलियन के आसपास जो जॉब्स हैं, यानी 85 मिलियन जो जॉब्स हैं वो पुरानी हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी नौकरियां 2025 तक। रीज़न, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नई नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे नई नौकरियां बनेंगी। लगभग 97 मिलियन नई जॉब्स बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, डिजिटल लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कई सारी नौकरियां, 85 मिलियन नौकरियां पुरानी हो जाएंगी, वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो नई टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। यानी कि जितनी भी नौकरियों का आगे अगर हम फ्यूचर देखें तो वो फ्यूचर कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। जैसा हम कह सकते हैं, ये थोड़ी बहुत बात सही भी है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और कोविड के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज के समय में सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, लोग पेमेंट भी यहाँ पर ऑनलाइन यूपीआई इसका यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में यहाँ पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। इंडिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पर यह बताया है कि वाकई में देखो, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो केवल इंडिया में नहीं पूरे दुनिया भर में आया है, लेकिन इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग रह गए हैं पीछे, जो कि यहाँ पर इसको पकड़ नहीं पाए, ये जो चेंज हुआ है इसके आगे तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब राइटर बोलते हैं कि आखिरकार मेन कारण क्या है, मतलब मेन कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत के कई सारे लोग अभी भी डिजिटली अनप्रिपेयर हैं, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी कोई नॉलेज नहीं है, तैयार नहीं है वो इस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप। मतलब नैस्कॉम, ड्रॉप और सेल्स फोर्स, इन तीनों बॉडी की एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि जब हम लोग आज के समय में टैलेंट बेस देखें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई के बीच में। यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग वाली टेक्नोलॉजी की बात करते हो, इन वाली सेक्टर्स में बात करते हो, तो यहाँ पर डिमांड है, लेकिन सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाती है। डिमांड सप्लाई के बीच में गैप आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है।
फिर उसके बाद में जो मतलब टेक्नोलॉजी वाली जॉब जनरेट हो रही है ना, जॉब्स काफ़ी सारी हैं, बट वो जॉब करने वाले लोग काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी पहले स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में राइटर ने बोला है एक और रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर भारत में गैप काफ़ी ज़्यादा है, लोग अनप्रिपेयर है, तैयार नहीं है। वो रीज़न है अपस्किलिंग के अंदर में कमियाँ होना। यानी कि टैलेंट है, टैलेंट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो आज के समय पर बेरोज़गार हैं। ठीक है, अब उनके पास में जो स्किल्स है वो स्किल किसी काम में आ नहीं रही, क्योंकि बेरोज़गार है, कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कमियाँ आपको नज़र आ जाती हैं। ठीक है, कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30% ट्रेंड वर्कफोर्स आपको देखने को मिलेगा जिनको आईटी ट्रेनिंग मिल चुकी है, लेकिन उनमें से केवल 29% आप कह सकते हो कि जो लोग हैं, सॉरी, इन 30% में से जो 29% लोग हैं ना वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग सबको मिली है लेकिन बेरोज़गार 29% बैठे हुए हैं, मतलब केवल 1% लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में एक और रीज़न है जिसकी वजह से आप कह सकते हो लोग डिजिटली अनप्रिपेयर हैं, तैयार नहीं है, वो है लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग आज के समय में इंडिया में बहुत कम है अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो। जैसे कह सकते हो कि छोटी मोटी बेसिक चीज़ें जो जानने वाले लोग हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर में लगभग 42%, 42% ऐसी पॉपुलेशन जिसको थोड़ा बहुत पता है कि आप कंप्यूटर में कंटेंट को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, इस फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, फाइल को मूव कैसे करते हैं, ये बेसिक चीज़ें तो पता चल जाती हैं, है ना। लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, मतलब ये जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट करना है, ये सब भी केवल 42% लोगों को पता है। फिर उसके बाद में जो बेसिक अरिथमेटिक फार्मूले होते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाना, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, एडिटिंग स्किल्स, ये केवल और केवल कह सकते हो कि 10% या 8.6% लोगों के पास में यहाँ पर इसकी नॉलेज देखने को मिल जाएंगी। और प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करें तो केवल 2.4% के पास ही यहाँ पर ये नॉलेज है जो प्रोग्रामिंग वगैरह कर पाते हैं कंप्यूटर में अच्छे से। यानी कंप्यूटर की नॉलेज, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है। आई होप आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है। अब राइटर बोलते हैं कि हम लोग इंडिया को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये तो बता दिया कि हाँ क्या क्या कारण है कि हम डिजिटली अनप्रिपेयर हैं, तैयार नहीं हैं। अब ये बताया गया है कि हम लोग कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें अपने लोगों के लिए स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यानी जो जॉब मार्केट के अंदर जैसे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, होने दो, लेकिन ज़रूरत है कि हम लोगों को उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करें, लोगों को सिखाया जाए इन चीज़ों के बारे में। नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, आएंगी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में भी बहुत सारी आएंगी। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो स्किल प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट करने पड़ेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट लोगों को दे सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो जो हमारी डेमोग्राफी है ना, अब डेमोग्राफी जो हमारी लोग मतलब पॉपुलेशन इंडिया की, उसके सारे बेनिफिट, सारे फ़ायदे तभी निकल पाएंगे जब एक प्रॉपर अटेंशन हम देंगे लोगों की स्किल्स के ऊपर में, एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। यानी लोगों के स्किल को बढ़ाने के लिए, है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखना वो इन्वेस्टमेंट आपका वापस रिटर्न ज़रूर आएगा, क्योंकि वो इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा है, आगे कंट्री के लिए यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बात बोली जाती है। फिर उसके बाद में दूसरा बोला जा रहा है स्पेशल फोकस ऑन आईटी स्किल्स, यानी कि जो कंप्यूटर स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मेन फोकस किया जाए, है ना। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को सिखाई जाए और इसके लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी स्टार्ट करें, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, है ना, स्किल इंडिया मिशन को चलाया गया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाया गया, जहाँ पे सभी लोगों को स्किल्स देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। ये जो इनिशिएटिव चलाए गए ना सरकार के थ्रू, इनका मेन मकसद यह है कि हम लोग मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को वोकेशनल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ये स्किल्स प्रोवाइड करवा पाएँ, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में मैक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स जैसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा फोकस करवाया जाए, उसके बारे में लोगों को सिखाया जाए ताकि लोग आगे थोड़ा सा ग्रो करते रहें। फिर उसके बाद राइटर बोलते हैं एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है ऑल्टरनेट टैलेंट पूल। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा ना कि एक कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेमेन है उनको भी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, मेन को भी लाओ, वेमेन को भी लेकर आओ। एजुकेशन सिस्टम के अंदर थोड़ा बदलाव करो एजुकेशन में, यानी कि स्टार्टिंग से आप थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो अलग से, ताकि बच्चे को दिलचस्पी भी होगी, आगे भी वो यहाँ पर उसको समझ आ जाएगी। उसके बाद में एक काम आसान से किया जा सकता है, CSR फंडिंग बनाई जा सकती है,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है आपको पता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको करोड़ों में टर्नओवर है, करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनसे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है कि भाई आप थोड़ा पैसा निकालो समाज के लिए, है ना, समाज की भलाई के लिए। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड है ना, ये जो फंड है ये यहाँ पर लेकर आया जा सकता है नए नए प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि लोगों में स्किल्स प्रोवाइड करवाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी फंडिंग से स्टार्ट किए जा सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। अब सरकार ने यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हो गया, पीएम कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद में डिजी सक्षम इनिशिएटिव, युवा प्लेटफॉर्म, इंडिया स्किल्स 21। इस प्रकार के जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट की साइड से उठाए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा कौशल बनाया जा सके आगे यहाँ पर ग्रो करने के लिए। आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग अच्छे से मिल चुकी है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग आज का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, वो मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको नजर आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इंडिया हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज अ स्ट्रॉन्ग स्किलिंग एंड अपस्किलिंग स्ट्रेटजी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। कमेंट मतलब देखो, भारत के पास में पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है किस चीज़ का, कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को थोड़ा सा महसूस करें। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब भारत के पास में जो यूथ है, जो नौजवान की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है ना, जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के पास में वो ज़्यादा है, जबकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि जो बूढ़े लोगों की संख्या वो कम है, जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो भारत के पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम इसकी वैल्यू समझें कि वर्किंग लोग ज़्यादा हैं हमारे पास में, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो प्रायोरिटाइज़ करना होगा, थोड़ा सा हमें जो लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना होगा, स्पेशली टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आप इसको लेकर अपने क्या विचार रखते हो इसके बारे में आपने टिप्पणियाँ करनी है, कमेंट करना है, ठीक है। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत के पास अपने जनसांख्यिकी लाभांश का एहसास करने का एक बड़ा अवसर है, हालांकि विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत स्किलिंग और अपस्किलिंग रणनीति को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। तो आप क्या सोचते हो इसके ऊपर ज़रा सा कमेंट करिए और 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी जाकर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप सभी लोगों को दोस्तों काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो एक कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, प्लीज़ यहाँ पर उसका हिस्सा बन सकते हैं। नाउ अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ आते हैं। जो अगला एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है वो है डी डॉलराइजेशन के बारे में। तो वैसे तो यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता है, बट मैं जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ और ये टॉपिक मुझे आपके साथ में डिस्कस करना ही था, तो मैं इसी टॉपिक के बेसिस पर थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स करके आपने पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बहुत चर्चा भी हो रही है, रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, इवन द हिंदू के जो हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज आता है वहाँ पर भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि डी डॉलराइजेशन क्या है। पहली चीज़, नाम से आपको पता चला होगा डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि जो डॉलर का यूज़ हो रहा है ना, जो ये अमेरिकन करेंसी है डॉलर, इसके यूज़ को थोड़ा सा कम करना, क्योंकि दुनिया भर में आज डॉलर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है डॉलर को, और दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है वो यहाँ पर डॉलर में ही हो रहा है। तो डॉलर का जो ये पूरा का पूरा दबदबा है इसको यहाँ पर कम किया जाए, इसी को हम लोग डी डॉलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि डिपेंडेंस जो है हमारी यूएस डॉलर के ऊपर उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर थोड़ा सा बिना डॉलर से, मतलब डॉलर से हटकर किसी दूसरी करेंसी का यूज़ करके हम कर सकते हैं। यानी एक करेंसी का दबदबा होना भी बिल्कुल सही बात नहीं है। तो डी डॉलराइजेशन का मेन मकसद है कि यूएस डॉलर को हम लोग रिप्लेस कर दें, यूएस डॉलर को हटा दें, और भी करेंसीज उनको ही मौका मिलना चाहिए, यूरो, उसके बाद में चाइनीज़ का युआन हो गया, इवन क्रिप्टो करेंसीज हो गई, इनको भी यहाँ पर हम लोग एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे मेन गोल है डी डॉलराइजेशन का वो क्या है? सबसे मेन गोल यहाँ पर यह है कि हम लोग यूएस का जो डॉलर डोमिनेंस है इसको यहाँ पर कम करना चाहते हैं,
क्योंकि यूएस जो है पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। और आपने भी रशिया वाले केस में देखा ही कि किस प्रकार से यूएस ने सैंक्शंस वगैरह रशिया के ऊपर लगा दिए थे, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था रशिया को, इस वजह से रशिया जो है डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का दबदबा यहाँ पर पूरे दुनिया के ऊपर में व्यापार के मामले में अमेरिका का बना हुआ रहता है। तो उस दबदबे को कम करना है तो उसके लिए डी डॉलराइजेशन करना होगा, यानी कि डॉलर के अलावा दूसरे और भी करेंसी हैं उसके अंदर व्यापार करना होगा, ताकि डॉलर की जो वैल्यू हमने आज के समय पर बढ़ा दी है उसको थोड़ा सा लेवल पर लेकर आया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? इसकी ज़रूरत है क्या? अगर ज़रूरी है तो इसको समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस व्यापार के मामले को कह सकते हो वेपनाइज कर दिया है, इसको हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना, इनको मेन ज़रूरत पड़ चुकी है आज के समय में कि वो अमेरिका का जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सकें, अमेरिका के ऊपर जिस तरीके से वो निर्भर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस क्या करता है, यूएस कहीं ना कहीं अपनी अगर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव करता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ता है। उसके बाद रशिया अमेरिका यहाँ पर किसी के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, सैंक्शन लगा देगा तो वो कंट्री जो है डॉलर में व्यापार नहीं कर सकेगा, तो आसान से व्यापार ही नहीं हो पाएगा उसका, और मेन व्यापार किस में हो रहा है? डॉलर में हो रहा है। तो यूएस कई सारे अलग अलग तरीके से कह सकते हो व्यापार को वेपनाइज कर देता है इस डॉलर के माध्यम से। और ऐसा हमने अभी रशिया वाले केस में देखा कि रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लगाए गए तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऐसे यहाँ पर दुनिया भर में अगर डॉलर ही चल रहा है तो किसी भी देश के ऊपर में अगर यूएस सैंक्शन लगाता है तो इससे यहाँ पर वो जो डॉलर है उसकी जो यूज़ है वो उस देश के प्रति काफ़ी कम हो जाएगा, तो उस देश की इकोनॉमी वगैरह की जो हालात है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ज़रूरत है कि जो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर में उसको आज के समय में कम की जाए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर जो रीज़न बताया गया क्यों ज़रूरी है वो है मॉनेटरी सॉवरेनिटी ब्रीच। मतलब अलग अलग देशों के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर खुद कंट्रोल करें, अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा काम कर सकें, और ये काम डी डॉलराइजेशन के बेसिस पर ही हो पाएगा। फॉर एग्जांपल चाइना अपनी ही करेंसी युआन को लगातार प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार हो रहा है ना उसमें युआन का भी यूज़ हो रहा है, जैसे डॉलर यूज़ हो रहा है वैसे युआन यूज़ हो रहा है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ युआन को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो चाइना लगातार इंडिपेंडेंट होता चले जा रहा है, वो यूएस के दबदबे में नहीं है। यूएस अगर सैंक्शन लगा दे चाइना के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से व्यापार चलेगा, वो तो युआन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो और भी देश चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर सकें, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनके हाथ में हो। फिर उसके बाद में एक चीज़ और बोली गई है, तो डी डॉलराइजेशन इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इससे क्या होगा, दुनिया भर में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम होगी। मतलब देखो, होता यहाँ पर यह है कि यूएस का डॉलर यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता यूएस के ऊपर भी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाए। तो काफ़ी बार यहाँ पे कह सकते हो यूएस के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर एक ही करेंसी यूज़ हो रही है। तो इससे दुनिया भर में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी अस्थिरता आ सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पर और भी करेंसी को प्रमोट करना चाहिए कि अगर डॉलर के साथ कोई प्रॉब्लम हो भैया दूसरी करेंसी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का भी यही एफर्ट है कि वो क्या कर सकें, इंटरनेशनल तरीके से यूरो का यूज़ कर सकें। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो यूरोपियन यूनियन ने भी स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी सारे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने करेंसी को प्रमोट करने का आज के समय में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो आज के समय में क्या क्या कर रही हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर, कि जो ये कॉन्सेप्ट आया है डी डॉलराइजेशन का अमेरिका के ऊपर से निर्भरता ख़त्म करने का, इसको लेकर क्या दुनिया भर में कोई देश काम करना शुरू कर चुका है या नहीं कर चुका है, आओ डिस्कस करते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। आप देखोगे साल 2022 के बाद में, जैसे साल 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, बहुत हार्ड सैंक्शन, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, यानी रशिया अब डॉलर का यूज़ कर नहीं सकता। तो रशिया भी यहाँ पर निकला चालाक, रशिया ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए व्यापार करने का। अब वो डॉलर में व्यापार कर ही नहीं रहा है, रशिया दूसरी करेंसी यूज़ कर रहा है, यूरो। उसके बाद में चाइना का युआन करेंसी यूज़ कर रहा है इंटरनेशनल व्यापार के लिए, कर लो, लगा लो सैंक्शन। अब डॉलर का यहाँ पर यूज़ नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो चाह रही हैं कि हमारे ऊपर भी अगर अमेरिका का इस प्रकार कोई सैंक्शन लगता है और इस प्रकार कोई दबदबा बनता है तो हम ना कहीं इससे फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो रशिया ने शुरुआत कर दी। और मैं आपको बता दूं कि चाइना इससे पहले शुरुआत कर चुका था। चाइना ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बना दिया है जिसका नाम है CIPS, यानी कि चाइनास क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को 2015 में चाइना ने लॉन्च किया था
और इसका मेन काम ये था कि जो चाइना की युआन करेंसी है, इसी युआन करेंसी का यूज़ करके अलग अलग देशों के साथ में जो व्यापार किया जाएगा, उस व्यापार का जो पैसा चुकाया जाएगा वो युआन करेंसी में ही किया जाएगा, यानी युआन करेंसी में सारा का सारा ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ये बात हो गई चाइना की। रशिया चाइना आगे बढ़ गए। उसके बाद ब्रिक्स पीछे कैसे रह सकता है, ब्रिक्स भी आगे बढ़ गया। ब्रिक्स क्या है, ये बेसिकली 5 देशों का ग्रुप है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ आपको नज़र आती हैं, इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, रिसेंटली कॉपरेट किया है साथ में मिलकर, और इन्होंने यहाँ पर अपना एक इंटेंशन दिखाया है। ये भी चाहते हैं कि जो ये डॉलर से डोमिनेटेड पूरा सिस्टम है, इसको चेंज किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएं, और इसके लिए यहाँ पर ये कंट्रीज़ साथ में आ चुकी हैं। देखते हैं ये क्या करती हैं। और ना केवल ब्रिक्स, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी साथ में आ चुकी हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं AFCFTA। तो इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में हो चुकी थी। इसका मेन मकसद यह है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में जितने भी अफ्रीकन देश हैं, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अगर ये आपस में एक अफ्रीकन कंट्री से दूसरे अफ्रीकन कंट्री में जो व्यापार होता है, आपस में अगर व्यापार होता है, तो वो लोग अपनी लोकल करेंसी का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये अफ्रीका भी करना स्टार्ट कर चुका है। इससे अफ्रीकन करेंसीज़ भी प्रमोट हो रही हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। और ना केवल अफ्रीका, यूरोप भी स्टार्ट हो चुका है। कह सकते हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक टारगेट 2 सिस्टम, ये सिस्टम 2007 में लॉन्च कर दिया गया था, और ये भी कह सकते हो एक पेमेंट सिस्टम है। इसका मेन मकसद क्या है, अब ये चाहते हैं हमारी यूरो करेंसी बढ़ जाए आगे। तो यानी कि जो यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में, ये आपस में यूरो में व्यापार कर रहे हैं आज के समय में, ये डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर का जो कह सकते हो डोमिनेंस है वो किस प्रकार से कम होता जा रहा है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी को हम लोग डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। अब हम लोगों को बात करनी चाहिए इंडिया के प्रति, क्योंकि एग्जामिनेशन हम इंडिया का देने वाले हैं, तो इंडिया को लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सवाल यह है, क्या इंडिया कर रहा है ये काम या नहीं कर रहा है? तो आओ इसको समझते हैं। तो इंडिया अगर कर रहा है डी डॉलराइजेशन, तो कैसे कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, भारत भी ये काम कर रहा है, और वो अलग अलग तरीके से कर रहा है। जैसे हमने अभी, आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 18 देशों की बैंक के साथ में स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट को खोला है। अब इस अकाउंट को खोलने से क्या होगा, इस अकाउंट को खोलने से ये होगा कि अगर जो भी सामान हम इन 18 देशों से परचेज़ करते हैं या उनको बेचते हैं, तो इसमें रुपी में व्यापार होगा। किसमें? रुपये में, हमारी करेंसी में, ना कि डॉलर में। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो US का डॉलर है इसका यूज़ कम कर सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। बांग्लादेश 19वां देश बन चुका है जिसके साथ में हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, और इंडियन रुपीज़ में और बांग्लादेशी करेंसी टाका में यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा ट्रेड है वो चलता है, जो व्यापार चलता है। यानी लोकल करेंसीज़ में व्यापार आज के समय पर चलना स्टार्ट हो चुका है हमारे बीच में और हमारे पड़ोसी देशों के साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो कि दूसरा कदम जो भारत उठा चुका है वो है कि हम लोगों ने अलग अलग ट्रेड को लेकर जो अग्रीमेंट है वो अपने पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में कर लिए हैं। इंडिया जो है क्या कर रहा है, अलग अलग व्यापार को लेकर अग्रीमेंट कर रहा है। UAE के साथ में अग्रीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में अग्रीमेंट किया, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन रुपी को प्रमोट कर रहे हैं। और हम अग्रीमेंट में हर जगह पर ये जरूर इंक्लूड कर रहे हैं कि जो व्यापार होगा वो इंडियन रुपी में होगा, और इस प्रकार के अग्रीमेंट हो रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी एफर्ट लगा चुका है कि इंडियन रुपी को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंसी बनाया जाए, इंपॉर्टेंट करेंसी बनाया जाए इंटरनेशनल व्यापार के अंदर में। फिर इसके अलावा एक और कदम उठाया गया है, लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क को यहाँ पर लेकर आया गया। इंडिया जो है लगातार क्या कर रहा है, इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स है वो अलग अलग देशों के साथ में कर रहा है, ताकि डी डॉलराइजेशन को प्रमोट किया जा सके। जैसे साल 2020 में इंडिया और जापान ने मिलकर बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट किया, जहाँ पर जो भी सेटलमेंट इनका किया गया है वो लोकल करेंसी में हुआ है। यानी जापानीज़ करेंसी जो येन है और इंडियन करेंसी जो रुपी है, इसके इन करेंसी का यूज़ करके, लोकल करेंसीज यूज़ करके यहाँ पर व्यापार किया गया है। तो ऐसा यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, इस प्रकार के एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। उसके बाद में जो सार्क देश हैं, सार्क के बारे में पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क के अंदर जितने देश हैं उनके साथ में हम लोग अभी व्यापार कर रहे हैं लोकल करेंसी के अंदर में। तो यहाँ पर भी लोकल करेंसी प्रमोट हो रही है, डॉलर का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। उसके अलावा इंडिया ने, मैंने जैसे, अच्छा ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। उसके अलावा ब्रिक्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ आपको रेलिवेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पर इंडिया भी कोशिश कर रहा है, और इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं डी डॉलराइजेशन करने के लिए, यानी कि डॉलर का जो यूज़ है उसको कम करने के लिए। क्लियर हो गया? नाउ एट द लास्ट यहाँ पर आता है कि सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखो, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे।
यानी कि अगर हम डी डॉलराइजेशन करते हैं तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। अब चुनौतियां कैसे आ सकती हैं? सबसे पहली चीज़, जो हम लोग लोकल करेंसीज़ की बात कर रहे हैं ना, यूरो, येन, इंडियन रुपी, ये लोकल करेंसीज़ को एक्सेप्ट बहुत कम देश करते हैं। लोकल करेंसी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि अगर किसी दूसरे देश से आप व्यापार करो और इंडियन रुपी दो तो पॉसिबिलिटी है वो एक्सेप्ट ना करें। रिसेंटली रशिया ने भी मना कर दिया है। और अभी यहाँ पर अगर कह सकते हो डॉलर आप किसी को भी दे दो तो फटाफट एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि डॉलर चलता है दुनिया में। और लोकल करेंसी जैसे इंडियन रुपी है या येन है, ये बहुत कम ही से चलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो लिमिटेड एक्सेप्टेंस की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो बन जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो चैलेंज है वो है लिमिटेड यूज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट। वही सिंपल बात, लोकल करेंसीज एक्सेप्ट कम की जा रही है और इसका यूज़ भी यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाता है ना। फिर तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, ये चाहती भी नहीं है डी डॉलराइजेशन हो जाए और इस प्रकार के एफर्ट को यहाँ पे रोकने की कोशिश करती हैं। इस वजह से काफ़ी सारे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि डी डॉलराइजेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको नया पेमेंट सिस्टम बनाना होगा, प्लस कुछ नए लीगल बॉडीज़ बनानी होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर फॉलो करना होगा, प्लस कुछ बैरियर्स, कुछ परेशानियाँ हैं उसको यहाँ पर प्रॉपरली एड्रेस करना होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाते हैं इस डी डॉलराइजेशन को लागू करने में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा आपको एडिटोरियल देखने को मिल जाएगा किसके रिगार्डिंग, ये डी डॉलराइजेशन के रिगार्डिंग। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना और प्लीज़ दोस्तों नोट्स में से ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं उसको डाउनलोड करके अपने पास में रख लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया डी डॉलराइजेशन को लेकर, उनको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कल का जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देने वाला हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की गई है आईईडी के बारे में। दैट इज़, ये क्या होता है? आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आपने सुना होगा लैंड माइंस के बारे में सुना होगा। लैंड माइंस बिछा दी जाती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर इस प्रकार से बिछा दी जाती हैं, उसके ऊपर जैसी प्रेशर पड़ेगा वो विस्फोट हो जाएंगी, फट जाएंगी, है ना। तो वैसे यहाँ पर कह सकते हो ये आईईडी होते हैं, दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। जो ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं इसको ज़मीन के अंदर में लगा दिया जाता है, इसके ऊपर से गाड़ी वगैरह गुजरती है, तो अगर जैसी प्रेशर पड़ेगा ये डिवाइसेस फट जाते हैं और उस गाड़ी को भी उड़ा ले जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर रिसेंट एक इंसिडेंट देखने को मिला है जहाँ पर हमारे 10 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर 10 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर जो कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, मॉइस्ट के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाकर वैन में वापस आ रहे थे। तो रास्ते में क्या हो गया, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से इन सभी की जान चली गई छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। ये 26 अप्रैल की बात है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक ये आईईडी हो सकता है। तो आईईडी को यहाँ पर रोड के नीचे बिछा दिया गया था और वो इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से फटा कि उसकी पिक्चर आपको गूगल पर मिल जाएंगी, पूरे रोड में गड्ढा हो चुका है। और उसकी चक्कर में वो जो पूरी गाड़ी थी, पूरी वैन थी जिसमें लोग बैठे हुए थे, वो विस्फोट हो गया और उनके जो शरीर है उनके भी कई सारे टुकड़े हो गए। तो ये जो अटैक है ना, ये अटैक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना होगा, हमें सीखना होगा और ये बताना होगा कि ये जो आईईडी है ये अभी आज के समय पर जो ये मॉइस से जो नक्सलवादी हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि देखो ये जो अटैक आपको देखने को मिल जाता है ना, ये क्वेश्चन उठाता है किस चीज़ के ऊपर, सरकार के क्लेम के ऊपर। सरकार क्लेम ये करती है कि जो ये मॉइस्ट जो ये नक्सलवादी हैं ये कम हो चुके हैं, नक्सलवादियों के थ्रू जो वायलेंस हो रहा है वो भी यहाँ पर कम हो चुका है। बट कहीं ना कहीं हम इस प्रकार के वायलेंस देख सकते हैं, तो इसको देखकर वापस से जो सरकार का क्लेम है इसके ऊपर क्वेश्चन उठता हुआ नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं ये सबसे कह सकते हो कि घातक टूल है जिसका यूज़ जो नक्सलवादी वो कर रहे हैं और बहुत आराम से यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। और इससे जो खतरनाक मतलब इससे जो डैमेज है ना वो भी बहुत बड़े लेवल पर होता है। और पहले भी हमने कई सारे केस देखे हैं जहाँ पर रिसेंटली कई सारे जो डिटोनेटर्स हैं वो कई सारे जो नक्सलवादी हैं वो चोरी करके लेकर गए। और अगर वो चोरी करके लेकर गए तो ये भी खतरनाक बात है, क्योंकि वो डिटोनेटर्स का यूज़ कर सकते हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट के अंदर में। तो कई सारे डिटोनेटर रिसेंटली चुराए भी गए थे झारखंड से। ठीक है, अब उसके बाद राइटर बोलते हैं कि जो ये टेक्निकल इक्विपमेंट है ना इसका यूज़ हम लोग जो है अगर ये इस इक्विपमेंट का यूज़ हो रहा है, इस एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज़ हो रहा है, तो इसके प्रति हम कैसे लड़ सकते हैं। इसके प्रति लड़ने के लिए हमें ना कुछ इक्विपमेंट बनाने होंगे।
और वो इक्विपमेंट आज के समय भी हैं, यानी आज के समय भी कुछ ऐसे टूल आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि क्या करता है, अगर ज़मीन के अंदर ये डिवाइस दबा हुआ है तो उसको यहाँ पर पता लगा लेता है। लेकिन वो जो इक्विपमेंट है वो सही से काम नहीं करते, उनकी अपने आप में लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर सपोज़ यहाँ पर किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस में मेटल की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो उसका पता लगा नहीं पाएगा, क्योंकि उसी मेटल से तो वो जांच पाता है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस में मेटल है। उसके ऊपर आपने मशीन रख दिया, वो अगर कहीं पर दफना हुआ है ज़मीन के अंदर में, तो आपने अगर मशीन लेकर चेक कर रहे हो, डिटेक्ट करो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेटल की क्वांटिटी कम है तो यहाँ पर उसके मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। प्लस कभी कभी इस एक्सप्लोसिव डिवाइस को थोड़ा ज़्यादा अंदर रोड के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में दफना दिया जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर उनका कोई भी कह सकते हो कि जो डिटेक्शन है वो हो नहीं पाता, उस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं चल पाता। और ऐसे आपको कह सकते हो कि हंड्रेड्स, सौयों आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कि यहाँ पर दफने हुए होंगे। काफ़ी डिवाइस डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, उसको हर साल डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब हज़ारों ऐसे डिवाइस होते हैं, हर साल हम पकड़ते हैं उनको, डिटेक्ट करने के बाद में उनको डिफ्यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़ करके यहाँ पर उसके जो खतरा है वो ख़त्म करते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही हो सकता है जैसा अभी रिसेंटली हमारे जवानों के साथ में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निकल रीज़न भी है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को थोड़ा सा एक एडवांस टेक्नोलॉजी के लेवल पर लेकर आना होगा, जिससे वो तुरंत पकड़ सके इन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को, और पकड़कर हम जैसी इसके बारे में जानकारी लगेगी हम इसको डिफ्यूज़ कर देंगे। क्योंकि हम रोज़ाना और हर साल ये काम कर रहे हैं, डिवाइसेस को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना होगा, ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि जो ये मॉइस्ट हैं, जो ये नक्सलवाद आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्होंने ना जानबूझ के लोग क्या कर रहे हैं आज के समय पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, मानवता को लेकर जो पूरा कानून है, इसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लैंड माइन बैंड है, इन लैंड माइन को इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो नक्सलवादी हैं ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, हमें भी यहाँ पर अपनी तरफ से जो सतर्कता है वो बनाई रखनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे इस प्रकार से टैकल करना पड़ेगा, जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स है उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद में राइटर क्या बोलता है, इन्होंने बोला कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये बोला गया है कि जो ये नक्सलवादी है ना, इनका जो मेन फोकस आज के समय में वो यही है कि इन एक्सप्लोसिव डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बाद में क्या करें, ऐसी प्रॉब्लम बनाएं, है ना। और देखो इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, कई जगह पर स्पाइक होल बना देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और गड्ढे के नीचे कांटे लगा देते हैं। तो कोई भी गाड़ी आती है उस गड्ढे में गिर जाती है, लोग आते हैं गड्ढे में गिर जाते हैं, कांटों में जाकर मर जाते हैं, है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे निकल चुके हैं। तो इन्हीं के हिसाब से हमें थोड़ा सा अपने फील्ड से बाहर निकल के इनके हिसाब से सोचना होगा। यानी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको भी अपने टैक्टिक्स के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आतंकवादी है, इस प्रकार से जो यहाँ पर कह सकते हो ये मॉइस्ट है, ये क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी उनके हिसाब से चलना होगा, आपको भी यहाँ पर ये टैक्टिक्स के अंदर अपने जो टैक्टिक्स हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हो कि पहले ना कई सारे ऐसे केस नज़र आए, क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, कई सारी वैन ऐसी होती हैं कि वो लैंडमाइन के ऊपर से गुजर जाती हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कई सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि लैंडमाइन के ऊपर जैसी आती हैं वो विस्फोट हो जाता है और वो गाड़ियाँ फट जाती हैं। और वो जो कई सारी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनको बनाया ही ऐसा जाता है कि वो ब्लास्ट प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, यानी कि कितना ही उसके ऊपर मतलब कितना ही लैंडमाइन यहाँ पर आप उसके नीचे रख लो, वो बच जाएगी गाड़ी, उसको इसी तरीके से बनाया गया, उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये मॉइस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पहले एक ऐसी गाड़ी को भी उड़ा दिया है, ऐसी गाड़ी को भी यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया है जो कि लैंडमाइन से बच सकती थी लेकिन वो नहीं बच पाई। तो यानी कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें भी वो चीज़ों को ही यूज़ करना होगा, है ना। तो हमें हर एक एफ़र्ट लगाना होगा, हर एक जो भी काम कर सकते हैं वो करना होगा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो यहाँ पर लेकर आना होगा, ताकि हम इन डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकें और इनको डिफ्यूज़ कर सकें, और जिससे यहाँ पर ये जो खतरनाक घटनाएं घट रही हैं इसको यहाँ पर कम कर सकें। आई होप आपको यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है, और पूरा का पूरा एडिटोरियल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सारे के सारे जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो PDF में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको जोड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर है। इंडिया के पहले नेशनल वाटर बॉडी सेंसस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आर्टिकल से मिल चुके हैं, फटाफट उनको देखेंगे, वही आपको यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है और वो हमारे देश का पहला वाटर बॉडी का सेंसस है। हमारे देश की जो भी वाटर बॉडी हैं, नदियाँ हैं, है ना, जो भी यहाँ पर छोटे मोटे पॉन्ड हैं, है ना, झीलें हैं, लेक हैं, तो उनका सेंसस हुआ है। जैसे इंसानों का सेंसस होता है ना, गिनतियाँ होती है कि कितने लोग हैं, वैसे यहाँ पर वाटर सेंसस है। वाटर बॉडी सेंसस मतलब कितने पॉन्ड हैं हमारे देश में, कितनी झीलें हैं, कितने पॉन्ड हैं, कितने लेक हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर पूरा सेंसस किया जाता है। तो पहला सेंसस यहाँ पर ये आया है जिसने काफ़ी सारी बातें हम लोगों को बताई हैं। तो ये वाटर बॉडी का सेंसस क्या होता है? तो वाटर बॉडी का सेंसस मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी हमारी नेचुरल और मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पॉन्ड, टैंक, लेक, ऐसी और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हो गई हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना कि कितने लेवल में ये प्रेजेंट है आज के समय में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर बॉडी सेंसस बोलते हैं। साथ ही साथ में इस वाटर बॉडी सेंसस ने कई सारा डेटा ये भी कलेक्ट किया है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ है जिनको दबा दिया गया है, जिनको ख़त्म कर दिया गया है, जहाँ पे एंक्रोचमेंट हुआ है, उसको लेकर भी जो सारा डेटा है वो यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो ये जो सेंसस आया है, इसके अगर हम लोग हाइलाइट्स को देखते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे देश में, हमारे पूरे देश भर में लगभग 24,24,540 वाटर बॉडीज़ हैं। 24,24,540 के आसपास वाटर बॉडीज़ आपको पूरे देश भर में देखने को मिल जाती हैं। और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में लगभग 7.5 लाख के आसपास हैं। उसके बाद सिक्किम में सबसे कम है, लगभग 134 के आसपास है। तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है, सिक्किम बॉटम पर है, आपने ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो टॉप डिस्ट्रिक्ट आता है वो है साउथ 24 परगनास, यहाँ परगनास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में टैंक सबसे ज़्यादा हैं और तमिलनाडु में झीलें सबसे ज़्यादा हैं। और सारी वाटर बॉडीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में पॉन्ड वगैरह, पॉन्ड और रिजर्वायर जो है, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो है उस मामले में महाराष्ट्र लीड कर रहा है, यानी कि पानी को बचाने के लिए जो स्कीम्स है उसमें महाराष्ट्र आगे निकल रहा है। उसके बाद में बोला जा रहा है जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं ये गाँव वाले एरिया में सबसे ज़्यादा हैं। जो गांव वाले एरिया है वहाँ पे 97% वाटर बॉडीज़ हैं और शहर वाले एरिया में केवल 2.9% वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है टॉप पर कौन है। टॉप पर यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, बाकी पॉन्ड, लेक और इस मामले में कौन कौन टॉप कर रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। बोला ये जा रहा है कि गांव में और शहरों में सभी जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कई सारे वाटर बॉडीज़ के ऊपर इंक्रोचमेंट चल रहा है। उस एरिया को यहाँ पर दबा कर कह सकते हो कि वहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं और वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे केसेस गांव में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और शहर में भी हो रहे हैं, बट शहर में पहले से वाटर बॉडी कम है तो केसेस थोड़े से कम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बाकी इस पूरे सेंसस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस सेंसस का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें एक डेटा प्रोवाइड करवाता है। इस डेटा के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को किस तरीके से मैनेज करना है इसके बारे में कह सकते हो काम कर सकते हैं। प्लस वाटर की सुरक्षा कैसे करनी है ना, इन पॉन्ड्स की, लेक्स की हम लोग कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इसके लिए हमें कदम उठाना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आज के समय पर ये जो एरियाज़ हैं ये दबा रहे हैं, दबाने के बाद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन एरियाज़ को ख़त्म किया जा रहा है, तो इन वाटर बॉडीज़ को बचाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा इस वाटर बॉडी सेंसस का। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग समझ में आ चुका होगा कि वाटर बॉडी सेंसस क्या है और कैसे यहाँ पर काम करता है। पहला एडिशन था, तो फर्स्ट जो एडिशन था इसके क्या क्या रूल थे वो सब मैंने आपको समझा दिया है और हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप गाइज आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और आज का एनालिसिस हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त। लेकिन उससे पहले फटाफट करेंगे अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो 2013 का यहाँ पर ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था कि जो पार्लियामेंट है वो एक इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट को लागू करना चाहता है तो उसके लिए वो कोई भी कानून बना सकता है हमारे देश के किसी भी हिस्से के लिए या फिर पूरे देश के लिए। लेकिन उसके लिए ऑप्शन ए, क्या उसे सभी राज्यों से पहले एक अप्रूवल लेना होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी, क्या कुछ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट से अप्रूवल लेना होगा? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी, क्या कुछ राज्यों से अप्रूवल लेना होगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य के अप्रूवल के लॉ बना सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, वो पार्लियामेंट है, वो बिना किसी राज्य के कंसेंट के यहाँ पर लॉ बना सकता है, चाहे वो इंडिया के लिए बनाए चाहे वो किसी पार्ट के लिए बनाए। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही उत्तर है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।